हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग से रिलेटेड है और साथ ही बीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करें और साथ ही अगर कोचिंग में आप लोग जाते हैं तो कोचिंग में किस प्रकार पढ़ाया जाता है, क्योंकि मैंने भी दिल्ली जाकर के कोचिंग क्लास की थी तो उसमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए किस प्रकार पढ़ाया जाता है। साथ ही मेरे पास जो कोचिंग का नोट्स है वो कौन सी कोचिंग के नोट्स है उसके भी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही ये बीपीएससी मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर है, इसमें 65वीं बीपीएससी का ऐड कर दिए गए हैं मेंस का। और साथ ही आपको 66वीं बीपीएससी का, जैसा कि जानते हैं कि आपको कोरोना खत्म होने के बाद जो डेट दिए गए हैं या डेट के बाद भी आपको पोस्टपोन्ड हो सकते हैं एग्जाम, लेकिन उसके बाद है कि आगे कहीं एग्जाम का आंसर राइटिंग जरूरत है, क्योंकि मेंस का एग्जाम भी 66वीं का होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, अभी से क्या करना चाहिए और साथ ही किस प्रकार से आपको मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग जो होता है एक दिनों की चीज नहीं होती। आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको काफी मेहनत करना होता है और साथ ही प्रैक्टिस रेगुलर वे में करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप मान लिए कि 4 दिन आंसर राइटिंग कर लिए फिर 5वां दिन छोड़ दिए, मतलब ऐसा नहीं। अगर आप एक क्वेश्चन को ही लिखते हैं तो आप उसको रेगुलर वे में लिखिए, मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखें, नहीं तो आपको आंसर राइटिंग सही नहीं हो पाएंगे। कितना भी कोशिश कर लीजिएगा फिर भी आपको सही नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत आपको कैसे करना है। सबसे पहला बात तो दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप करंट अफेयर्स के ले लीजिए या कोई भी क्वेश्चन ऐसा ले लीजिए, उस पर आप अच्छे से, सबसे पहले तो आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ना है, इतने बेहतर तरीके से, मतलब अगर करंट अफेयर्स के ले रहे हैं तो अपने से आप रैंडम क्वेश्चन पहला बार में उठाइए। 1 से 1.5 महीना आपको कोई ऐसे क्वेश्चन उठाइए जिसपे आप लिख सकते हैं और साथ ही उसका और उसके बारे में आपको कहां कहां से कंटेंट लेना है। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि अगर करंट अफेयर्स का ही कोविड-19 से रिलेटेड ही, तो कोविड-19 से रिलेटेड आपको बहुत सारे गूगल पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप कोई भी चीज को, अगर मान लिए मैं हिस्ट्री की मैं बात करता हूं, तो हिस्ट्री के अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह पे अगर लिखना चाहते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहला तो आपको पॉइंट क्या करना है, उसके जो मेन पॉइंट है, क्या क्या बातें हुई थी, उसमें मेन पॉइंट को आपको कलेक्ट करना है। उसको एक नोट्स बनाते चलना, मतलब लिखते चलना, उसको किसी कॉपी पे या कहीं भी उसको लिख लेना है कि ये मेन पॉइंट, इसको मैं इसमें ऐड करूंगा। और उसको आप, उसके लिए आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे। और जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जैसा कि जानते हैं कि स्पेक्ट्रम की पुस्तकें काफी अच्छी होती है। और साथ ही अब जैसे कि बिहार से रिलेटेड जोड़ करके आपको लिखना होता है, तो बिहार स्पेशल के भी आपको एक पुस्तक होना चाहिए, केवीसी नैनो का आती है बिहार एक समग्र मेंस ओरिएंटेड, उसको आप ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, तो उसको आपको नोट करते जाना है। उसके बाद एट रैंडम उसको कितना भी टाइम दे करके, पहला दिन अगर लिखेंगे 1.5 घंटा एक क्वेश्चन के लिए, 1.5 घंटा 2 घंटा भी आपको जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहला दिन अगर लिखना शुरू करेंगे 1.5 महीना के आसपास, तो आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी जा सकते हैं रेगुलर वे में। तो आपको रेगुलर क्या करना है कि एक क्वेश्चन कहीं से, आपको कोई भी क्वेश्चन है, टाइम का बाउंडेशन नहीं रखना है। टाइम कितना भी ले सकते हैं आप शुरुआत में, क्योंकि टाइम लगेंगे ही, क्योंकि कभी ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक इंटर पास किए हैं, तो ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं है कि वही चीज लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, थोड़ा मोड़ा मार्क्स तो मिल ही जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं, रिपीट तो होते हैं, लेकिन उसमें जो पॉइंट होता है कुछ थोड़ा सा चेंज रहते हैं, हल्का, जो किसी में विशेषता रहता है, किसी में आलोचनात्मक विशेषता रहता है, आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आपको बार बार रिपीट होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद जब आपको आंसर राइटिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, 1 से 2 महीना के आसपास, तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन क्यों उठाना है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लिखेंगे और उसके तब तो पता चलेगा कि वहां जब मैं लिखूंगा तो वहां पे अच्छे से लिख पाता हूं या नहीं। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेना है। तो इसलिए आपके पास यह पुस्तकें या
कोई भी पुस्तकें हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे पुस्तकें में इसमें दिया गया है, क्या क्या खासियत है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, एक क्वेश्चन लेना है, रेगुलर एक क्वेश्चन, उसके बाद है कि देखना है, टाइम को थोड़ा सा देख करके लिखना है कि मैं जब प्रैक्टिस हो जाएंगे 1-1.5-2 मंथ में, क्योंकि ये आपको बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की प्रक्रिया लगभग आपको 5 से 4-5-6 महीना के आसपास आपको रेगुलर लिखेंगे, तब जा करके आपको अच्छे आंसर राइटिंग कर पाएंगे, तब जा करके वहां एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो उसके बाद है कि जब आपको 1 से 1.5 महीना के आसपास आप जब खुद से क्वेश्चन निकाल करके लिखना शुरू करेंगे, तो उसके बाद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेगुलर वे में लिखेंगे, तब जा करके आपको आंसर राइटिंग सुधरना शुरू हो जाएगा और अच्छे आप लिख पाएंगे। उसके बाद इसमें आप काफी अच्छे लिख पाएंगे। इससे आपको खुद से, क्योंकि उस पर आप कंटेंट खोजेंगे कि कौन सी पॉइंट इसमें ऐड करूं, तो आप बहुत सारे पुस्तकें हैं या गूगल से भी उसको ले सकते हैं, जिस पॉइंट को आपको नोट कर सकते हैं, जो उसको आंसर राइटिंग में आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कोई भी करेंट अफेयर्स हो या आंसर राइटिंग में कोई भी सब्जेक्ट हो। तो समझ गए होंगे आंसर राइटिंग कैसे करना है। अब बात आते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को ये पुस्तक आपके पास होगा तो क्या क्या है इसमें और कैसे इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें 65वीं का मैं यहाँ पे ये तो पहले दे दिए गए हैं कि इसमें 65वीं के मुख्य परीक्षा का सिलेबस दिया गया है। उसके बाद सिलेबस के बाद 65वीं के GS 1 और GS 2, GS 1 और GS 2 इसमें देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि मुख्य परीक्षा 2021। उसके बाद है कि इसमें केवल प्रश्न पत्र 1 और 2, इसमें केवल 1 और 2 मिलेंगे। उसके साथ साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर सांख्यिकी कहने का अर्थ हुआ स्टैटिक्स का जो रहते हैं, उसको आप अपने खुद से बनाइए, एक बार बना करके इससे हेल्प लीजिए, या अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप गूगल बोल रहा हूँ, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज अपलोड है स्टैटिक्स पे, या हर जगह आपको किसी भी कंटेंट की जरूरत हो तो आप गूगल या यूट्यूब पे मार सकते हैं सर्च, और उसके रिलेटेड आपको रिगार्डिंग बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट हो चुके हैं जो आपको सॉरी दोस्तों, क्लास से भी बेहतर आपको कंटेंट यहाँ पे भी मिल जाते हैं। देखिए क्लास में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा ढूंढने में परेशानी होती है, बट आपको यहाँ पे सारे कंटेंट यूट्यूब पे भी उपलब्ध हो चुके हैं। आंसर राइटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। उसके साथ साथ है कि यहाँ पे देखेंगे तो विषय सूची के साथ साथ पेपर 1 में क्या क्या होते हैं उसके बारे में दे दिया गया है, पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस दे दिए गए हैं। सिलेबस में आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा। इसमें सिलेबस दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको 65वीं BPSC का जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन और आंसर साथ में स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसको आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है रेगुलर वे में, आपको इस पुस्तक को आपको पढ़ना ही है। इससे क्या होंगे कि जैसे कि अगर इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के कारण के साथ क्या थे, ठीक है, कारण थे बिहार में, उसका प्रभाव को वर्णन करें या प्रभाव क्या था, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसको अगर जब पढ़ते हैं तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत सारे रिसर्च करके बाद कोई भी बुक का आंसर लिखा जाता है तो रिसर्च करके ही लिखा जाता है, कहाँ कहाँ से पॉइंट को नोट करके इसमें ऐड किए जाते हैं, तब इसमें कोई भी पुस्तक को लिखने के लिए वहां ऐसा किया ही जाता है। तो इसमें ऐड किए रहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं जिसको आपको जो पॉइंट आप और सब पुस्तकों में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी उस सब पॉइंट को इसमें ऐड किए रहते हैं। तो उसको भी आप यहाँ पे आप एक आंसर राइटिंग में उसको आंसर राइटिंग के लिए नोट्स टाइप में आप लिख सकते हैं, और जो आगे इस क्वेश्चन को पूछे थे इसमें आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक चीजें 65वीं का ऐड तो कर दिए गए शुरू में। उसके बाद मैं 63वीं की बात करूँ तो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं मैं उसको पे चर्चा कर लेता हूँ। देखिए जैसा कि आगे बढ़ेंगे तो रुकिए, इसमें मैं निकाल रहा हूँ। उसके बाद अरे यार, हाँ यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसा कि मुख्य परीक्षा पेपर 1 के लिए क्या क्या पूछे जाते हैं, यहाँ पे
डिक्लेयर कह दिया गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बिल्कुल आप एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर सही से, तो आपको क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं। यहाँ पे देखिए मौर्य कला, फिर आगे चल के मौर्य कला, लेकिन मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि 64वीं में पूछा गया था, मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषता को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। ये 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए कला से। उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखेंगे तो 60 से 62वीं में पूछे गए थे, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। मौर्य कला से ही है, लेकिन बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा उस पर विशेषता का वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर मौर्य कला आपको पूछा गया था 53 से 55वीं बीपीएससी में, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब कहीं सीधे विशेषता दे दिए जा रहे हैं, कहीं बिहार पे प्रभाव पूछा जा रहा है, कहीं उसको मौर्य कला का आपको बौद्ध धर्म, साथ ही आपको बौद्ध धर्म कला के संबंध में पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर मौर्य कला देखेंगे तो आगे आपको 47वीं बीपीएससी में पूछा गया, मौर्य कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं की बताइए। फिर उसी को मौर्य कला को आपको पूछा गया 44वीं बीपीएससी में कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषता की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन कुछ तो अलग थोड़ा सा, तो उसको आपको ऐसा नहीं है कि आप इसी बीपीएससी प्रीवियस ईयर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। उसमें का पढ़िए बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर, लेकिन उसमें पॉइंट को, जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन में अलग अलग लिखे गए हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजें होंगी, क्योंकि स्थापत्य से भी रिलेटेड है। फिर उसी क्वेश्चन को बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। आपको ये पूछा गया है 42वीं में, समझ गए होंगे। उसी तरह मैं बात करूं तो पटना कलम की, तो देखिए पटना कलम आपको 63वीं बीपीएससी में पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। फिर उसी को चीज को आप देखेंगे तो फिर आपको 63वीं के बाद 56 से 59वीं में पूछा गया है, पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषताओं के वर्णन कीजिए। यहाँ पे बात सेम है, परीक्षण कीजिए, यहाँ पे विशेषताओं की वर्णन कीजिए। बात लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो उसको आपको बार बार पढ़ेंगे अलग अलग क्वेश्चन को, उसमें से जो पॉइंट को नोट करेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगे कि क्या चीजें हमको इस क्वेश्चन में लिखना है। न कि दोस्तों और एक क्वेश्चन रट लिए और उसी क्वेश्चन को लिख के आ जाएंगे, पूछेगा क्वेश्चन और लिख के आएंगे कुछ और, तो इसमें गलतियां नहीं करना है। फिर उसी क्वेश्चन को आपको पटना कलम से 45वीं, 48वीं, 52वीं में लगातार उसी क्वेश्चन को रिपीट ही कर दिए। पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए, क्योंकि वही चीजें 59वीं में सेम क्वेश्चन है। सेम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सेम पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में लगभग क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग सेम ही रहते हैं। आप जैसा कि हिस्ट्री सेम ही रहता है, अगर इस बार 42वीं 1857 की क्रांति पूछा तो अगले बार 1857 की क्रांति के छोड़ करके आपको पूछ देंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, बिहार की साथ रिलेशन के जोड़ करके क्या उसकी विशेषता थी बिहार में। अगर इस बार 1857 पूछा, उसके बाद 1917 की क्रांति चंपारण सत्याग्रह, तो उसके बाद है कि आंदोलन के बाद है कि वो नहीं पूछा तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछ देगा। यही सब क्वेश्चन को रिपीट होते हैं हिस्ट्री में, या मौर्य कला में 4 ही कला होते हैं, 4 ही कला को बार बार इसमें पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। उसके बाद है पाल कला, उसी तरह सारे है, ऐसे ही क्वेश्चन आप सारे सब्जेक्ट में देखेंगे। लेकिन एक चीजें आपको अलग हो जाते हैं, उसमें है आपको साइंस एंड टेक थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा करेंट से जोड़ करके पूछे जाते हैं, और साथ ही आपको इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स थोड़ा करंट से जोड़ करके पूछे जाते हैं, थोड़ा मोड़ा, क्योंकि करंट से जोड़ करके ही लिखना होता है। उसके बाद अब एक चीजें और, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट के लिए आपको दृष्टि का मंथली मैगजीन अब निकलना शुरू हो चुका है, उसको आप ले सकते हैं, और शायद वो अच्छी पुस्तक है, उसमें मेन सेंसर राइटिंग से रिलेटेड बातें भी दी रहती है, और उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो समझ गए होंगे। अब बात आते हैं कि जब कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है, मैं उसके बाद इस नोट्स मेरे पास है, जो और भी है वहां साथ में, मैं जो यहाँ पे रखा हूँ। तो जैसे कि क्या हुआ कि कोई टॉपिक पे पढ़ा दिया गया अच्छे से, साथ ही सब कोचिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, उसके बारे में तो काफी अच्छे से समझाया जाता है सबसे पहले। उसके बाद है कि एक डायग्राम की तरह बता दिए जाते हैं, और जिससे आपको खुद से वहां पे क्या होते हैं कि रेगुलर वे में लिखवाया जाता है। कोचिंग में रेगुलर वे में लिख के लाने के लिए कहा जाता है, या बैठा करके कभी कभी लिखवाया भी जाता है।
ऐसे कोचिंग में होते हैं। तो आप खुद से ये सब कर सकते हैं। और साथ ही कोई भी समस्या होती है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके आप उस कंटेंट को ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और साथ ही में कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है। और यहाँ पे देखिए आंसर राइटिंग के लिए मैं नोट्स थोड़ा सा दिखा दूं। यहाँ पे देखिए नोट्स किस प्रकार के हैं। जैसा कि मैं हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ और साइंस एंड टेक है वो। और हिस्ट्री के देखिए जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे गांधी जी के बारे में है। तो गांधी जी के बारे में सामाजिक दर्शन पे इस तरह से यहाँ पे दे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से दिए गए थे, जब क्लास में वहां पे पढ़ाया गया था तो इसी तरह का थे। उसी तरह उसके बाद गांधी दर्शन से आपको यहाँ पे पूरा डिटेल इसमें पॉइंट के साथ और किस प्रकार आंसर राइटिंग करना उसके बारे में भी इसमें लिखवाया गया। उसके बाद गांधी जी के बारे में ही साथ ही इसके बारे में पहले समझाया जाता है बहुत बेहतर से, उसके बाद लिखवाया जाता है। गांधी जी का शिक्षा एवं उनके दर्शन के बारे में यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा किसी तरह सही से दिखे या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे दिया गया। उसके बाद 1857 मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह के बारे में भी, विद्रोह के बारे में 1857 का विद्रोह के बारे में इतना है। और इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक है। फिर उसके बाद जनजातीय विद्रोह में बहुत सारे कारण क्या थे, इस तरह से डायग्राम बनाने के लिए भी दिए जाते। थोड़ा आंसर राइटिंग का रिलेटेड जो चीजें हैं आप खुद से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये थोड़ा वीडियो तो लंबी हो चुकी है, जो आपको कुछ हेल्प किया होगा और दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियोज में।